इसको वापस बता देता हूँ। शिशु नागवंश का जो कालक्रम था केवल सुनना है, बाद में लिख लेना। 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक। इसके बाद में सबसे पहले चीज आती है कि शिशु नागवंश से पहले कौन सा वंश था? तो पहले कौन सा वंश था? हर्यक वंश। और उसके बाद में शिशु नागवंश, उसके बाद में नंदवंश और उसके बाद में मौर्य वंश। एक बीच में और वंश आएगा, कौन सा वंश? नागवंश। पहले हर्यक वंश, फिर नागवंश, फिर नंदवंश और फिर मौर्य वंश। तो अपन काल पढ़ रहे हैं शिशु नागवंश। तो सबसे पहली चीज, इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक तो नाम क्या है इसका? शिशु नाग। सबसे पहली चीज, शिशु नाग था कौन? शिशु नाग कौन था? तो इसका उत्तर आप क्या लिख सकते हैं कि ये अमात्य था। क्या था? अमात्य। किसका अमात्य था? हर्यक वंश का अंतिम राजा, जिसका नाम क्या था? नाग दशक। क्या था? नाग दशक। उसी को हमने क्या कहा था? नाग दर्शक। क्या कहा था? नाग दर्शक। इसके बाद में पूछा जाता है कि नाग दशक जो किस वंश का था? हर्यक वंश था। इसके शासनकाल में शिशु नागवंश कहाँ का गवर्नर था? क्या पूछा जाता है कि नाग दशक जो हर्यक वंश का राजा था और वो भी कैसा राजा था? अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में शिशु नागवंश कहाँ का गवर्नर था? तो याद रखना, बनारस का। कहाँ का? बनारस। और बनारस कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना, शिशु नागवंश हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक या नाग दर्शक का अमात्य था और बनारस का गवर्नर था। इसके बाद में पूछा जाता है एकमात्र राजवंश जिसके शासनकाल में 2 राजधानी थी। किसकी राजधानी? मगध की। किसकी राजधानी? मगध की। ऐसा कौन सा राजवंश था जिसने 2 राजधानी बनाई? तो 2 राजधानी कौन कौन सी रह जाएगी? एक तो हो जाएगा गिरि वज्र और एक हो जाएगा वैशाली। पीछे मैंने बताया नहीं था इसलिए बता देता हूं। वैशाली पर किसने आक्रमण किया था? अजात शत्रु ने। किसने किया था? अजात शत्रु ने। किसने किया? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने वैशाली के शासक, जिसका नाम क्या था? चेटक। इस चेटक को पराजित करने के लिए 2 हथियार बनाए थे। क्या बनाए थे? 2 हथियार। इसका प्रश्न कई बार आता है। तो कौन कौन से हथियार बनाए थे? एक का नाम था रथ मूसल। क्या था? रथ मूसल। बाहुबली मूवी देखी आपने? वो रथ देखा? एक रथ होता है जिसके चारों तरफ हथियार लगे हुए होते हैं और वो एक ही जगह चारों तरफ घूमता रहता है। वो तो क्या था? रथ मूसल। और दूसरा जो हथियार था महाशीला कंटक। क्या नाम था? महाशीला कंटक। ये आधुनिक तोप जो होती है उसके समान था। आधुनिक तोप की तुलना इसके शासनकाल में किससे की जाती थी? महाशिला कंटक से की जाती थी। तो याद रखना, वैशाली को जीतने के लिए अजात शत्रु ने चेटक के विरुद्ध 2 हथियार बनाए। एक का नाम था रथमूसल और दूसरे का नाम था महाशिला कंटक। उसके बाद में है कि जो शिशु नाग है, इसके बाद इसका जो अंतिम शासक की जानकारी मिलती है, इसके अलावा और दूसरे कोई शासक की जानकारी नहीं मिलती। इसके अलावा इसका एक और प्रश्न क्या बनता है? एकमात्र कौन सा वंश था जिसके शासनकाल में अवंती को मगध में मिलाया गया? किसको? अवंती। अवंती क्या थे? 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। और अवंती की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? धन्यवाद, कोई बात नहीं। 50 बार बता चुका हूं, फिर भी याद नहीं रहते तो कोई मतलब वाली बात नहीं। तो कौन सी थी? अवंती। अवंती का राजा का नाम भी पूछा जाता है, तो क्या नाम था? अवंती वर्धन। क्या नाम था? अवंती वर्धन। तो याद रखना, एकमात्र जो सबसे बड़ा मगध के बाद उस समय अवंती जो था बड़ा साम्राज्य था। और इसको किसके शासनकाल में? वंश पूछे तो नागवंश और शासक पूछे तो शिशु नागवंश। तो शिशु नागवंश ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। शिशु नागवंश के बाद दूसरे जो शासक है उसका नाम क्या था?
काला शोक। क्या नाम था? काला शोक। इसका कालक्रम हमने नहीं लिखा, तो कालक्रम क्या हो जाएगा इसका? 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक शासन किया। इसके बाद में काला शोक। काला शोक का कालक्रम क्या हो जाएगा? 394 बीसी से लेकर 366 बीसी। अब ध्यान से सुनना, मैंने एक लाइन पहले भी बताई थी कि इस वंश के बाद नया वंश कौन सा आ जाएगा? नंद वंश। कौन सा आ जाएगा? नंद वंश। जबकि नंद वंश का हमने कालक्रम क्या बताया था? 344 बीसी से लेकर 322 या 23 बीसी तक। तो मुझे बता इसके बीच वाला कालक्रम कहां गया? इसके बीच वाला कालक्रम कहां गया? 44, जबकि ये कब अंत हो जाता है? 66। इसके बीच कितने वर्ष हैं? 22 वर्ष। कितने वर्ष हैं? ये 22 वर्ष के कालक्रम के बारे में हमें जानकारी केवल एक ही ग्रंथ से मिलती है, जो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहली चीज शिशुनाग पहला शासक, और दूसरा कौन सा है? काला शोक। और काला शोक का कालक्रम क्या है? 394 बीसी से लेकर 366 बीसी ईस्वी तक। फिर हमने कल पढ़ा था इसका एक उपनाम था, और उपनाम क्या था? क्या नाम था उपनाम? काकवर्ण। इसे किस नाम से जाना जाता है? काकवर्ण के नाम से। क्यों जाना जाता है? काला रंग होने के कारण। कौन सा? काला रंग होने के कारण काला शोक को किस नाम से जाना जाता है? काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। इसकी हमने गौतम बुद्ध के समकालीन तुलनाएं की थी, तुलना की, और पढ़ा होगा आपने गौतम बुद्ध के शासनकाल में इसका क्या पढ़ा था कि इसके शासनकाल में क्या हुआ था? कौन सी? सेकंड। कौन सी थी? तीसरी नहीं, सेकंड, द्वितीय हुई थी। कौन सी? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी थी? द्वितीय बौद्ध संगीति। और कब हुई थी? पहली तो हुई थी 483 बीसी में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। ये तो प्रथम थी। जबकि द्वितीय हुई थी 383 बीसी में। और किसके शासनकाल में? काला शोक के शासनकाल में। कहां पर हुई थी? वैशाली में। कहां पर हुई थी? वैशाली में। और वैशाली क्या थी? एक महाजनपद भी था, और वैशाली और क्या था? एक राजधानी भी थी। किसके शासनकाल में? शिशुनाग वंश के टाइम। गिरिब्रिज और वैशाली एकमात्र राजवंश है जिसने मगध की 2 राजधानियां बनाई, एक गिरिब्रिज को और एक वैशाली को। अगर मैं कहूं कि हर्यक वंश के समय या मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, तो प्राचीन राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज। और उसके बाद राजधानी किसको बनाया? किसको? राजगिर। किसको? राजगिर। और तीसरी कौन सी बनाई थी? पाटलिपुत्र। और अगर नहीं पूछा जाए तो फिर कौन सी हो जाएगी? यानी कितनी हो जाएगी टोटल? मगध के शासन काल में 4 क्षेत्रों को राजधानी बनाई गई थी। गिरिब्रिज सबसे प्राचीन, उसके बाद राजगिर, उसके बाद पाटलिपुत्र, और इसके बाद में वैशाली। इसके बाद में है कि काला शोक जो था, मैंने इसकी कहानी आपको पहले बता दी कि काला शोक ये क्या थी? रानी थी। और ये रानी हमेशा अपने राजा के सामने बैठी रहती थी। आज भी बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, सबके लिए बैठते हैं पूरी फैमिली बैठती है ना, उसी तरह। और इसका एक नाई था राजा की, जो हमेशा क्या करता था? सेविंग वगैरह किया करता था। उसका नाम क्या था? अग्रसेन। क्या नाम था? अग्रसेन। नाम अग्रसेन नहीं था, ये तो बताया किसने? हमें तो केवल इतनी जानकारी मिलती है कि क्या था? एक नाई था जो इस राजा की रोज क्या करता था? सेविंग करता था। इसको शौक नहीं था, लेकिन रानी की मजबूरी के कारण इसको सेविंग बनानी पड़ती थी, इसलिए हमेशा रानी बैठती सामने, फिर नाई को बुलाते और बोले इसकी सेविंग कर दो। और इसके बहाने बैठे बैठे राजा रानी और अग्रसेन के मध्य क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। इसके कारण रानी क्या कह देती है? गर्दन काट दो। तो नाई सेविंग बनाते बनाते राजा की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है, इसको मार देता है। फिर हमने आपको बताया था कि इसके कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 10। और कितने वर्षों तक शासन किया? 22 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? ये लाइन याद रखना, कितने वर्षों तक शासन किया? 22। किसके संरक्षण में किया? अग्रसेन। मैंने क्या कहा था? जैसे ही अग्रसेन जो नाई था, अग्रसेन नाम किसने दिया उसका भी याद रखना। एक विद्वान था जिसका नाम क्या था? कर्टियस। क्या नाम था? और कर्टियस नहीं आएगा तो एक नाम और आएगा जिसका नाम रहेगा बाणभट्ट। क्या रहेगा? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने ये कहां लिखा हुआ? इस कहानी का उल्लेख किया अपना ग्रंथ का नाम क्या है? हर्षचरित। क्या नाम है? हर्षचरित।
चरित नामक ग्रंथ में यूनानी विद्वान का नाम पूछे तब तो कौन रह जाएगा? कर्टियस। और ग्रंथ का नाम पूछे तो हर्षचरित। हर्षचरित के ग्रंथ के रचयिता का नाम पूछे तो बाणभट्ट। इसने कहा कि ये जो नाई था वो कौन था? अग्रसेन था। और इसने कालाशोक की क्या कर दी? कब हत्या कर दी? 366 में। कब कर दी? 366 में। और कितने पुत्र थे? 10। इसलिए अग्रसेन और रानी दोनों मिलकर संरक्षक के रूप में इन 22 वर्षों में इन 10 राजाओं का कालक्रम संभाला। कितना? 22 वर्ष का जो कालक्रम था वो किसके संरक्षण में चला? अग्रसेन के संरक्षण में। इन 22 वर्षों में धीरे धीरे अग्रसेन ने क्या कर दी? 10 पुत्रों की हत्या कर दी। और लास्ट में रानी को क्या कहा कि आप अपने पति की नहीं हुई, अपने पुत्रों की नहीं हुई, तो मेरी कैसे होंगे? इसलिए रानी की भी क्या कर दी? हत्या। इस तरह शिशुनाग वंश का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। किसके कारण? रानी के कारण। और किसने कर दिया? अग्रसेन। अग्रसेन नाम किसने दिया? कर्टियस। इसके अलावा कहां उल्लेख मिलता है? हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट। अब जो 22 वर्ष का कालक्रम जो निकला वो ये निकला। कौन सा? 354 से लेकर 366 तक इसने शासन किया। लेकिन मैंने नंद वंश का कालक्रम क्या लिखा है? 344। तो आप देखो 366 माइनस 22 वर्ष कितना रह जाता है? 344 बीसी। यानी ये 22 वर्ष का जो कालक्रम था वो किनका कालक्रम था? इनके 10 पुत्रों ने शासन किया, जिसकी हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसीलिए अगला वंश कौन हो जाएगा? नंद वंश। इसके बाद में नंद वंश को मैं ये समझा देता हूं, या पहले उतारना एक बार उतार लो, एक बार उतार। अगला वंश है नंद वंश। ये आवाज बंद कर देना जो भी बोल रहे हो। इससे पहले वाला जो वंश था वो शिशुनाग वंश था। तो हम क्या कह सकते हैं? नंद वंश का जो राजा था वो कौन था? अमात्य था। किसका अमात्य था? शिशुनाग वंश का। तो शिशुनाग वंश का याद रखो हत्या किसने की थी? अग्रसेन। किसने की थी? और अग्रसेन किसके अनुसार कौन था? कर्टियस के अनुसार। किसके अनुसार? कर्टियस के अनुसार। इसको एक एक समझना, मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा अभी। कौन था? कर्टियस के अनुसार। और किसने बताया? कर्टियस था कौन? यूनानी इतिहासकार था। कौन था? यूनानी इतिहासकार। और कौन था? बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हर्षचरित। इसमें जानकारी मिलती है। लेकिन कर्टियस ने और क्या कहा कि जो शिशुनाग वंश का सामंत था, ये कौन था? या जिसको क्या कहते हैं? अमात्य था। ये था कौन? किसके अनुसार? कर्टियस के अनुसार। इसका नाम इसने बताया महापद्म नंद। क्या बताया? महापद्म नंद। वापस बोल रहा हूं, कर्टियस के अनुसार शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो कालाशोक था, उस कालाशोक का जो नाई अग्रसेन था उसको क्या बताया? महापद्म नंद। किसने? कर्टियस ने कहा कि जो अग्रसेन है वही कौन है? महापद्म नंद है। अर्थात नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद। इसका कालक्रम तो फिर क्या हो जाएगा? 344 बीसी से लेकर 322 या 23 बीसी। दो क्यों लिख रहा हूं? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? सिकंदर था। कौन था? सिकंदर। सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसकी दो डेट मिलती है। एक तो क्या मिलती है? 325 ईसा पूर्व। एक मिलती है 326 ईसा पूर्व। जिस विद्वानों ने 325 को माना उसके अनुसार ये, जिसने 326 को माना उसके अनुसार ये। इसीलिए हमेशा एक साल का डिफरेंस रहेगा। तो अगर मैं कहूं कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा? या तो अग्रसेन आएगा उत्तर में, या फिर क्या आएगा? महापद्म नंद। लेकिन सीधा उत्तर में प्रश्नों में आता तो महापद्म नंद ही आएगा, महापद्म नंद। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कर्टियस के अनुसार अग्रसेन महापद्म नंद कौन था, कर्टियस के अनुसार तो कौन था? अग्रसेन। तो उत्तर और भी क्या आ सकता है इसके साथ में? अग्रसेन भी आ सकता है। तो याद रखना संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महाबोधि वंश। क्या नाम है?
महाबोधि वंश। इस वंश ने, इस ग्रंथ में इस वंश के लिए एक शब्द उपयोग में लिया गया, वो था शूद्रा गर्भो उद्भव। उद्भव। कई बार ये प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्द किस वंश के लिए उपयोग में लिया गया? किसके लिए लिया गया? नंद वंश। कौन से ग्रंथ के अनुसार? महाबोधि वंश के अनुसार शूद्र गर्भो उद्भव की उत्पत्ति किस वंश से मानी जाती है? तो किससे मानी जाती है? नंद वंश से। उसके बाद में है कि जो महापद्म नंद है, ये था कौन? सीधा क्या हो जाएगा? ये अंतिम शासक, जिसका नाम क्या था? कालाशोक। ये कालाशोक का क्या था? अमात्य था। क्या था? अमात्य। इसके बाद में सीधा इसके बीच वाले किसी भी राजा की जानकारी हमें नहीं मिलती है। महापद्मनंद जो संस्थापक है, इसके बाद हमें किसी भी राजा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अंतिम जो राजा है उसकी जानकारी हमें जरूर मिलती है, और उसका नाम क्या है? गणानंद। क्या नाम है? गणानंद। तो सीधी सी बात है, इस राजा का कालक्रम कब समाप्त हो जाएगा? 322 या 23 ईसा पूर्व। ऐसा कैसे पता लगा हमें कि अंतिम वर्ष का यही शासक था? ध्यान से सुनना। महाबोधि वंश में लिखा हुआ है कि सिकंदर गणानंद के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि गणानंद का वो क्या था? समकालीन था। क्या था? गणानंद और सिकंदर दोनों एक ही टाइम पीरियड के थे। इसलिए हमने क्या कहा कि गणानंद नंद वंश का क्या है? अंतिम राजा। किससे जानकारी मिलती है? मैं वापस बोल रहा हूं, इसके समकालीन कौन था? सिकंदर। कौन था? सिकंदर इसके समकालीन था। कैसे पता लगा कि ये जो वंश है वो कब समाप्त हो रहा है? 322 या 23 ईसा पूर्व। इसका मतलब अंतिम राजा ये था। इसका मतलब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 325 बीसी या फिर 326 बीसी, इस समय किया। अर्थात पहले कह दिया कि गणानंद सिकंदर के समकालीन था, अर्थात हम कह सकते हैं सिकंदर ये दोनों एक ही समय के थे, और सिकंदर ने इस समय आक्रमण किया, तभी तो पता लगा कि समकालीन था। इससे पहले तो सिकंदर भारत पर नहीं आया, नहीं आया ना, इस समय ही आया, और इस समय ये था। इसका मतलब अंतिम राजा कौन हो जाएगा? गणानंद। तो अगर पूछ लिया जाए नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, तो अंतिम राजा भी कौन हो जाएगा? गणा